अगर आप भी एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी उत्थान द राइजिंग यूट्यूब एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नमस्कार, मैं संजीव तिवारी फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में एक बार अपने चैनल उत्थान द राइजिंग के साथ। जैसा कि वादे के अनुसार ये कि आने वाली परीक्षा पीईटी को देखकर हम लोग इधर कुछ प्रश्नों के माध्यम से सीखने और करने की कोशिश करने का वादा कर चुके हैं। पिछला सेशन कुछ प्रश्नों को लेकर था, आपने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। कुछ बच्चों के कमेंट बॉक्स में दिए गए कमेंट्स और मैसेजेस को देखकर बड़ी उत्साह और प्रसन्नता भी हुई है और नया जोश भी आया है कि शायद कुछ फायदे की बात हो रही है। तो आइए इसी क्रम में पीछे कुछ और क्वेश्चंस हैं, इन प्रश्नों की ओर चलते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और आपने अन्य विषयों की बात की तो इस दौर में सब लोग इकट्ठा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जो मैं कर सकता हूं इंग्लिश के अलावा, जैसे हिंदी के सवाल हैं, जीएस के सवाल हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उस पर तो चर्चा हो ही सकती है। तो देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले कुछ और सेशंस में इंग्लिश के अलावा कुछ अन्य विषयों पर भी मैं अपनी क्षमता भर आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा, ये प्रॉमिस है। आइए चलते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछले सेशन में कहा था कि जब हम शुरू करें तो शुरू में मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, आप मेरे साथ अपने रिस्पॉन्स सोचेंगे या नोट करेंगे, और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप मिला करके देखेंगे कि आप कहां तक पहुंचे, कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया। तो पहले आपके लिए मैं इन प्रश्नों को पढ़ता हूं, आप रेडी रहिए। अगले 1 मिनट में हर प्रश्न का उत्तर सोच लेना है और फिर मेरे एक्सप्लेन करते समय उसको मिलाना है। रेडी? देखिए, पहला क्वेश्चन है, आज भी 6 क्वेश्चंस हैं और ये फिलिंग द ब्लैंक्स के सवाल है। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, इन चारों ऑप्शंस को देख करके आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। अलग अलग तरह के सवाल हैं इसमें, कुछ टेंस पे आधारित हैं, कुछ कंजंक्शन पे आधारित हैं, कुछ प्रेपोजिशन पे आधारित हैं। मैंने विविधता देने की कोशिश की है, देखता हूं अनुमान ही चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा, तो अनुमान कितना सही होता है हमारा और आपका, ठीक है। देखिए, पहला सेंटेंस है कि शी विल नॉट कम इफ इट, उसके बाद ब्लैंक है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, रेन्ड, रेन्स, हैव रेन्ड, ओवर रेनिंग। अपना उत्तर आप रिस्पॉन्स देते चलिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में दिखिएगा आप कितना सही किए। अ टीचर एंड अ लीडर ब्लैंक डाइड। ऑप्शन है हैज, वॉज, हैव, आर। ओके, फिर देखिए, ईदर, या इसको आप आइदर भी पढ़ सकते हैं, दोनों साउंड पर आते हैं, इधर और आइदर, नीदर और नाइदर। ईदर द फादर और द चिल्ड्रन, उसके बाद ब्लैंक है। ऑप्शंस हैं आर कमिंग, इज कमिंग, हैज कम, वॉज कमिंग, ठीक। इसके बाद नमन वॉज वैक्स्ड, ब्लैंक है। हिज ब्रदर्स बिहेवियर, ऑप्शंस एट, फ्रॉम, अपॉन, ऑफ, ठीक है। आप सोचते चलिए आंसर्स। ये देखिए, द ओनर ऑफ द हाउस ब्लैंक द रूम। ऑप्शंस हैं एंटर्ड इनटू, एंटर्ड, एंटर्ड एट, एंटर्ड ऑन। क्लियर? एंड देन लास्ट वन, नॉट द लीस्ट, द बुक कंसिस्ट्स, इसका ब्लैंक 20 चैप्टर्स। ऑप्शंस है फॉर, इन, ऑफ, ऑन। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि मेरे पढ़ने के साथ ही आप खटाखट, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के ऑप्शंस को टिक कर लीजिए, या तो कॉपी पे लिख लीजिए, तो दिमाग में रख लीजिए। अब एक्सप्लेनेशन की बारी। देखें, आप लोगों ने
6 क्वेश्चंस में से कितने सही किए और जो गलत किया वो क्यों गलत किया, और अगर सही किया तो क्या तुक्का लगाया कि जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उसी के अनुसार किया। ठीक है, आइए चलते हैं तो देखते हैं पहला सवाल। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए इसको सोचने का तरीका, यहां पे इफ लगा हुआ है, अर्थात ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंसेस जब इफ से शुरू होते हैं दोस्त, तो अगर आप नए हैं तो व्याख्या को ध्यान से सुनिए, अगर आप पुराने हैं तो आप शायद उत्तर सोच चुके होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि सर जी हम लोग तो जानते हैं, इसको पढ़ाए थे आप। ठीक है, ये देखिए, अब इसका आंसर पहले जान लिया जाए। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी, रेन्स। रेन्स, बी। जितने लोगों ने बी सोचा होगा, टिक किया होगा, उन सबको थम्स अप। अब सवाल है कि बी क्यों, ए क्यों नहीं, सी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं? तो कंडीशनल सेंटेंसेस जब इफ से शुरू होते हैं तो वो बेसिकली, कुछ और भी उसके वेरिएशंस होते हैं, वो यहां पर एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, 3। ठीक, पहले टाइप में अगर यहां पर फ्यूचर टेंस है तो इफ का हिस्सा प्रेजेंट टेंस से फॉलो होता है, या इसको समझिए कि यदि प्रेजेंट इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है, वहां पे विल शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर इफ क्लॉज पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट में, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है उसमें वुड का प्रयोग होता है, वुड या शुड का, वुड या शुड का। ठीक है, और अगर इफ क्लॉज परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में, से इफ इट हैड, इफ ही हैड, इफ दे हैड, इफ वी हैड, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें वुड हैव का प्रयोग करेंगे, वुड हैव का। ठीक, प्रेजेंट होगा तो विल या शैल, पास्ट होगा तो वुड या शुड, और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होगा तो वुड हैव, समटाइम शुड हैव, माइट हैव। वो अलग बात है, मैंने कहा ना कि उतनी लंबी व्याख्या संभव नहीं है, अभी आप क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्योंकि वुड हैव, विल और वुड बेसिक हैं, ये आप हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। इनके बदले कभी कभी मे, कभी माइट हैव, कभी शुड हैव का प्रयोग होता है। वो ऑप्शनल हैं, वो कंडीशनल हैं, उसको आप चाहे तो नहीं भी कर सकते। बेसिक बात याद रखो, विल, वुड, वुड हैव। ओके, जैसे मैं कहूं कि मोहन, यदि मोहन आएगा तो मैं उसके साथ खेलूंगा, तो आप कहोगे इफ मोहन कम्स आई विल प्ले विथ हिम। आप पलट के कह सकते हैं आई विल प्ले विथ मोहन इफ ही कम्स। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन इसी पहले नियम को फॉलो कर रहा है कि सी विल नॉट कम इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी तो वह नहीं आएगी। अच्छा, अगर होता कि यदि मोहन आए तो मैं उसके साथ खेलूं, तो आप कहोगे इफ मोहन केम आई वुड प्ले विथ हिम, या आई वुड प्ले विथ मोहन इफ ही केम। जरा ध्यान दीजिए, जब मैं क्लॉज बदल रहा हूं तो ही और नाउन के बीच में मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, वो सेंटेंस की खूबसूरती के लिए जरूरी है। ठीक है, और अगर होता कि यदि मोहन आया होता तो मैं उसके साथ खेला होता, द थर्ड वन क्या होता? इफ मोहन हैड कम आई वुड हैव प्लेड विथ हिम, या आई वुड हैव प्लेड विथ मोहन इफ ही हैड कम। These are the 3 different types of conditional sentences. Clear हुआ? And which condition is being applied here? The first one, if present plus will. So she will not come if it rains. मेरे ख्याल से मैं आप तक ठीक से पहुंच गया हूं। आंसर आप टिक कर लीजिएगा। जिन्होंने गलती की थी वो ठीक से अब इस व्याख्या को बार बार कान में ईयरफोन्स लगाकर सुन लीजिएगा, अब गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। नाउ मैं पहले वाले क्वेश्चन को अब मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे थोड़ी जगह मिले लिखने के लिए, ठीक है ना? देखिए, ये आप
स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ना लिए हो तो जल्दी से ले लीजिए, तब मैं शुरू करूं। ले लिया? देखिएगा जरा। अब देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर आपने सही नहीं किया होगा तो या तो आप मन से पढ़ते नहीं हैं, ठीक से वीडियो देखते नहीं हैं, या तो आप बेवकूफ हैं, या तो आपने अभी तक सेशन देखा नहीं है। पिछला जो सेशन हम लोगों ने किया था उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं तो कभी एक होते हैं, कभी अलग अलग। एक होते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है, 5 and 5 is 10, ये क्वेश्चन में था लास्ट सेशन में। और अगर डिफरेंट होते हैं तो उनको हम प्लूरल मानते हैं, 5 and 5 are 10। तो वहां पर तो दोनों लागू था, लेकिन कुछ जगहों पे ये स्पेसिफिक होता है, कहीं उसको 2 मानेंगे, कहीं उसको 1 मानेंगे। आप देखो यहाँ पे जरा, अ टीचर एंड अ लीडर, ये दोनों एक है कि अलग अलग? एक ही है ना? पक्का हो गया कि ये इस इंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? अ टीचर एंड अ लीडर, ये इसका सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, अर्थात वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो पहले देखिए इस ऑप्शन में, हैज सिंगुलर है, गायब हो गया मैदान से। वॉज सिंगुलर है, गायब हो गया मैदान से। ठीक, अब बचे क्या? हैव और आर। हैव और आर। अब मुद्दा ये है कि मैंने कहा कि भाई ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। इन चारों ऑप्शंस में से हैज और वॉज सिंगुलर ऑप्शन थे, इनकी तो हो गई छुट्टी, बचे हैव और आर। अब इसमें से किसका प्रयोग करें? आर का कि हैव का? तो पहले तो जान लीजिए किसका आंसर होगा? सी, हैव। ये इसका करेक्ट आंसर है, ही, ये हैव इसका करेक्ट आंसर है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आर क्यों नहीं होगा, और कुछ लोग जो सही किए होंगे उनकी बाँछें खिल गई होंगी, वो अपना दिखा रहे होंगे यस मेरा राइट है। तो जो राइट है वो लहाए हैं कि सही सोच के लगाए हैं, ये भी देख लिया जाए। और जिन्होंने आर सोचा है वो क्यों आर ना सोचे, ये भी देख लिया जाए। पहली चीज देखिए, ये जो डाई है, DIE, डाई वर्ब है, ठीक, और इसका एडजेक्टिव होता है डेड, DEAD, डेड। दोनों का मायने एक है, लेकिन अंतर है, मरना मृत, मरना मृत। बोलो भैया, बात आ रही है? अब देखना जरा, अब इस डाई का थर्ड फॉर्म होता है डाइट। डाई का थर्ड फॉर्म डाइट, क्लियर है? अब यहां पे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता है। तो आप कहेंगे सर जी इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव पैसिव बदलते समय, ये आपने बताया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साहब यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, एक्टिव सेंटेंस है। अगर यहां पर डेड होता, यहां पे डेड होता, डेड, तो आप आर को चुनते, लेकिन वहां पे डाइड है, वर्ब आई है, इसलिए वहां पे परफेक्ट टेंस में है। शिक्षक और नेता मर चुके हैं, मृत है नहीं। या तो आप कहते, या तो आप कहेंगे अ टीचर एंड अ लीडर हैव डाइड, हैव डाइड। या अगर आप इसको आर से लिखना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि अ टीचर एंड अ लीडर आर डेड। ये देखो, आर डेड। अगर वहां डेड होता साहब, अगर डेड होता तो हम आर का प्रयोग करते, क्योंकि डाइड है इसलिए हैव का प्रयोग होगा। बात समझ में आई? पहुंची आप तक आवाज? समझ में आ गया? ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा। आप इसको वर्ब का क्वेश्चन कह सकते हैं, आप इसको एडजेक्टिव का क्वेश्चन कह सकते हैं, आप इसको टेंस का क्वेश्चन कह सकते हैं। आप जैसे सोचिए, वो बदल बदल के एक ही बात को पूछ लेगा। और एक चीज बताऊं, भले हम लोग PET का बहाना लेके चल रहे हैं, क्योंकि चीजें वही हैं, राम एक ही है, खुदा एक ही है, गॉड एक ही है, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही सवाल आपके CGL में आ सकते हैं। यही सवाल अभी TGT PG का एग्जाम होने वाला है 7-8 अगस्त को, 12-15 तारीख को। अगर आप उसके अभ्यर्थी हैं तो वहां भी ये काम आने वाले हैं। इसी तरह के सवाल वहां ही पूछाएंगे। आप इसको पढ़ के कर्मचारी बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं,
हर जगह के लिए ऑप्शन खुला है, बहाना है, सामने चूंकि एग्जाम है पीटी, पीटी से पहले टीजीटी और पीजीटी है। अगर आप उसके अभ्यर्थी हैं, आप 4-5 सवाल पा जाएं मेरे इन कुछ सेशन से, तो मेरा सौभाग्य। इसलिए ओपन माइंड से पढ़िएगा, बंद दरवाजा बंद करके नहीं। आप जहां जाएंगे इसी को पाएंगे। अजी हमसे बच के कहां जाइएगा, जहां जाइएगा मुझे पाइएगा, ये कह रहा है। हमें ही मिलेंगे, हम ग्रामर हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है। इसलिए ध्यान से ये मत समझना कि बस पीटी के लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ, दिमाग में आप पीटी दे तो पीटी को रखिए, ठीक है। देखना जरा, चलो आए अगले क्वेश्चन पे। देखो मिटा रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप अपना आंसर्स मिलाते चलिए, जो सही है उसके लिए अपनी पीठ थपथपाते चलिए, और जो गलत है उसके लिए देखिए कि गलती कहां हुई, आगे से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि आइदर द फादर और द चिल्ड्रन ब्लैंक है। अब आप, ये कंजंक्शन का सवाल है। मुझे याद आ रहा है शायद जब अचानक सरकार ने बंद करने की बात की कोरोना के चलते, तो कुछ बैचेज में मैं यही पढ़ा रहा था, आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज चल रहा था ना, ठीक है। कुछ लोग इससे जुड़े हुए थे, कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग नहीं जान लीजिए। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आइदर और, नाइदर नॉर का कहना है कि जब हमारे द्वारा आइदर और या नाइदर नॉर से हम जब डिफरेंट नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट्स जोड़ते हैं, तो वर्ब अपने नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। यहां पर देखिए, आइदर के बाद द फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और के बाद द चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है। हम जब सेंटेंस को लिखेंगे तो वर्ब यहां आएगी। इस वर्ब के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल, इसलिए वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। अब इस हिसाब से साहब ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। इज कमिंग नहीं होगा, सिंगुलर है। हैज कम नहीं होगा, सिंगुलर है। वाज कमिंग नहीं होगा, सिंगुलर। अब यहां पर आपको टेंस के बारे में सोचना ही नहीं। अब आप ये कंफ्यूज हो कि इज भी है, हैज भी है, वाज भी है, आर भी है, हम प्रेजेंट में जाएं कि पास्ट में जाएं कि परफेक्ट में जाएं, बवाली खत्म हो गया रे, बवाली खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि भैया हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, सिंगुलर नहीं चाहिए। तो जितने सिंगुलर वर्ब हैं सबकी छुट्टी, इज की छुट्टी, हैज की छुट्टी, वाज की छुट्टी, बचा क्या रहे हैं, ए आर कमिंग। किसको चुनेंगे आप, आर कमिंग। आइदर द फादर और द चिल्ड्रन आर कमिंग। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि आइदर और, नाइदर नॉर से हम जब डिफरेंट नंबर, डिफरेंट पर्सन के सब्जेक्ट जोड़ते हैं, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी के अनुसार होती है। यहां नियरेस्ट चिल्ड्रन है, इसलिए यहां कमिंग। ओके, बाकी डिटेल में कुछ बच्चे जो नए जुड़े हों शायद लेके, अरे कैसे, तो भाई अब तो अभी तक तो हम लोग इंतजार में हैं। अगर आप शहर के इर्द गिर्द हैं, आ सकते हैं, तो ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो तो आपका भी स्वागत होगा। पहले आप एग्जाम दे लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, भगवान करे इसी में आपका बेड़ा पार हो जाए, आने की जरूरत ही ना पड़े, ये मेरी दुआ है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो उत्थान के प्रांगण में आपका स्वागत होगा जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। तब तक आप जुड़े रहिए। मेरे पास संसाधन लाइव क्लास आदि की नहीं है। हम लोग कोचिंग की दुनिया में गरीब कोचिंग वाले हैं, जैसे खोमचे वाले होते हैं ना, वही हाल हम लोगों का है। इसलिए जितना संभव है मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। जुड़े रहिए, फायदा पक्का होगा। फायदा हुआ तो बताइएगा जरूर। देखिएगा जरा, आगे चलें। देखिए मिटा रहा हूं मैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलें तो अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि नमन वॉज वैक्स्ड हिज ब्रदर्स बिहेवियर। अब वैक्स्ड का मतलब होता है कुपित होना, दुखी होना, अचंभित होना, है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह के जितने सेंटेंस है ना, वैक्स्ड, सरप्राइज्ड, वंडर, एस्टोनिश, इन सभी के साथ एट का प्रयोग होता है। आपका आंसर होगा ए, एट। न तो फ्रॉम, न तो अपॉन, न तो ऑफ। वैक्स्ड एट, सरप्राइज्ड एट, वंडर्ड एट, एस्टोनिश्ड
एट, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको आप याद रखिएगा। हाँ, अगर इस वेक्स्ट, एक और चीज है, एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई से नहीं, भाई के व्यवहार से गुस्सा है, ठीक ना। तो एक चीज समझिएगा, अगर वेक्स्ट की जगह मान लीजिए एंग्री होता तो यहां कहानी कुछ अलग होती। अब इस एंग्री के साथ हम एट का प्रयोग भी करते हैं और विथ का प्रयोग भी करते हैं। अब एक कंडीशनल है, अगर आप किसी इंसिडेंट या मैटर से खफा हैं किस, तो आप एट का प्रयोग करते हैं, और आप किसी पर्सन से खफा हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं। अब इस बात को समझिए, अगर इस वेक्स्ड की जगह एंग्री होता तो आप कहते कि नमन वॉज एंग्री एट हिज ब्रदर्स बिहेवियर। देखिएगा जरा, नमन अपने भाई के व्यवहार से खफा था, लेकिन आप कहते नमन वॉज एंग्री विथ हिज ब्रदर। ध्यान से देखिए, पर्सन आ गया, वो भाई से खफा है, भाई के व्यवहार से नहीं। हालांकि दोनों का अर्थ एक ही है, मतलब एक ही है, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर में अंतर क्या रहा है, यहां पे एट, यहां पे विथ। लेकिन ये डिफरेंस किसके साथ? एंग्री के साथ, एग्री के साथ। लेकिन यहां पर वेक्स्ड है, इसके साथ हमेशा एट आता, ध्यान रखिएगा। वेक्स्ड एट, सरप्राइज्ड एट, वंडर्ड एट, एस्टोनिश्ड एट ना, इसको आप संभालिएगा, ठीक है। डेस्परेट एट, ठीक है, ऐसे शब्दों के साथ एट आता है। लेकिन अगर यहां पर मैंने आपको एक इशारा कर दिया, कहीं क्वेश्चन बदल दिया, तो वेस्ट की जगह एंग्री होता तो कंडीशन बदलती, पर्सन के लिए विथ, और किसी बात के लिए, किसी मैटर के लिए, किसी एक्शन के लिए एट। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं और अपने दिमाग में पिरो रहे हैं, और ऐसे अन्य सवाल आए, भाई सवाल यही आएगा जरूरी नहीं है, इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उनको संभालते चलिएगा। मैं मिटाता चल रहा हूं ताकि आप जगह भी मिले और प्लस आप उसी क्वेश्चन पे फोकस करें जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। देखिएगा, आपका ध्यान किसी अन्य क्वेश्चन पे न जाए, इसलिए मैं मिटाता जा रहा हूं, संभालिएगा चीजों को। देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो सवाल है वो है द ओनर ऑफ द हाउस द रूम, मतलब घर का मालिक कमरे में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने की अंग्रेजी एंटर होती है, पता है, चूंकि प्रवेश किया पास्ट टेंस में तो एंटर का पास्ट एंटर्ड होता है। अब यहां पे आपके सामने ऑप्शन है एंटर्ड इनटू, एंटर्ड, एंटर्ड एट, एंटर्ड ऑन, तो इसका आंसर होगा बी, एंटर्ड। बी, एंटर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि अधिकतर लोग इसके साथ गए होंगे। ये दोनों तो ऐसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, दे दिए गए हैं। एंटर्ड इनटू और एंटर्ड में आप शायद कुछ घालमेल किए हो, तो आपका आंसर एंटर्ड होगा, एंटर्ड इनटू नहीं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रवेश करने के लिए ना आप कहोगे वह, ठीक है, मंदिर में गया या प्रवेश किया, तो आप कहोगे ही एंटर्ड द टेम्पल। ध्यान रखिएगा, इनटू नहीं। मैं अक्सर देखता हूं लोग अपने घरों के सामने वो क्या कहते हैं, पट्टिका लगाते हैं कि दरवाजा प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर चप्पल उतार दें। लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, मंदिरों में लिखा होता है कि प्लीज पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग इनटू द हाउस, इनटू द रूम। रॉन्ग सेंटेंस है। प्रवेश करने के लिए एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। He entered the house, we entered the temple, they entered the office, ना, हमेशा entered होता है, into का प्रयोग नहीं होता। लेकिन enter into का प्रयोग हम करते हैं कब? enter into का मतलब होता है to have a partnership, to have a partnership, किसी का पार्टनर बनना, किसी का हिस्सेदार बनना, किसी कंपनी। जैसे आप मैं कहूं कि ही
entered into that form. He entered into that form. अब ये देखिए, इसका मतलब है, या कंपनी जो भी कहना हो, MPANY कंपनी ना, वो उस कंपनी का हिस्सेदार बन गया, वो उस कंपनी का पार्टनर बन गया, तो यहां पर जो है एंटर्ड इनटू, ये ठीक है, आसान है ये। अब आप इंटू का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज प्रवेश के लिए कभी इंटर के साथ इंटू का प्रयोग नहीं होता है। अब देखना जरा, यहां पर देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, यहां पे ध्यान दीजिए। द बुक कंसिस्ट 20 चैप्टर्स, अर्थात इस पुस्तक में कुल 20 अध्याय हैं, कुल 20 अध्याय हैं। तो यहां पे ऑफ का प्रयोग होगा, कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, कंसिस्ट ऑफ। आप जब कंसिस्ट का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ ऑफ आता है, आंसर होगा सी, ऑफ। यहां पे ध्यान दीजिए, ऑफ, कंसिस्ट ऑफ मीन्स धारण करना या होना, कि इस पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं, उसके लिए आप यहां पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस कंसिस्ट की जगह कभी कभी कंप्राइज का प्रयोग होता है। अब इस कंप्राइज के साथ कभी ऑफ का प्रयोग सही होता है, कभी ऑफ का प्रयोग गलत। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम कंप्राइज से भी लिख सकते हैं, तो कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखिए, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान से, इसको बल्कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आप भ्रमित ना हो। देखिए, कंप्राइज इज नॉट फॉलोड बाय ऑफ, इसके साथ ऑफ नहीं आता। लेकिन अगर इस कंप्राइज के पहले बी आ जाए, बी प्लस कंप्राइज्ड, ठीक है, तो अब ये एडजेक्टिव बन गया, अभी तक ये वर्ब था और अब ये एडजेक्टिव बन गया, तो बी प्लस कंप्राइज्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। अब ध्यान से देखिए जरा, ये जो आपने सेंटेंस लिखा है कि द बुक कंसिस्ट्स ऑफ 20 चैप्टर्स, इस बात को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा, मैं एक ऊपर लिख दे रहा हूं, एक नीचे लिख दे रहा हूं। ये देखो, आप कहोगे कि दिस बुक comprises 20 chapters। या ध्यान से देखना, आंख कान खोल के, दिस बुक कंप्राइजेज 20 चैप्टर्स, देखो यहां पे ऑफ नहीं आया, अर्थात दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर्स, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन इसी बात को मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, आप ये भी कह सकते हैं कि दिस book is comprised of 20 chapters। ये देखिए, इन तीनों सेंटेंसेस का, इसका, इसका और इसका, तीनों का एक ही मतलब है कि इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं। लेकिन स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज, ऑफ का प्रयोग नहीं। उस कंप्राइज के साथ अगर हम बी वर्ब अर्थात इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं तो फिर यहां पे ऑफ का प्रयोग होता है। और इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब है कि इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं। या संभालिएगा, मैंने आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चंस रखे और उन क्वेश्चंस के बहाने कुछ और बातें आप तक पहुंचाई। मैं आशा करता हूं आप प्लीज शुरू से लेकर अंत तक सेशन को देखा करिए और एक एक चीज को ध्यान से समझिए। कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैंने ये कोशिश शुरू की है तो आपकी परीक्षा तक इसको मैं और अधिक से अधिक देने की कोशिश करता रहूंगा, ये प्रॉमिस है। नेक्स्ट सेशन में कुछ और सवालों को लेकर आऊंगा। आप प्लीज अपनी प्रतिक्रियाएं दें, अपनी बातें हम तक पहुंचाएं, कमियों की ओर इंगित करें, उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी और अधिक से अधिक सहायता की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।